नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीवी क्लासेज पर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेव असिस्टेंट के लिए जियोग्राफी। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे भाई जियोग्राफी है वो क्या होता है। तो चलो हम जियोग्राफी के बारे में देखते हैं, यानी भूगोल। ये हमारा जियोग्राफी। तो पहले तो हम यही बात करेंगे भाई जियोग्राफी होती क्या है। सबसे पहले हम यही देखें। तो हम भूगोल की बात करें तो सामान्य भाषा में देखें तो कि भूगोल है जो भूमि गोल है, या भूमि के ऊपर जितने भी हमें पठार देखने को मिलते हैं, पर्वत देखने को मिलते हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, यानी ये सब हम किस में रखते हैं, जियोग्राफी में। हम सबसे पहले देखेंगे भाई जियोग्राफी है वो क्या होता है, कितने शब्दों से मिलकर बना है, कितनी इसकी शाखाएं हैं, ठीक है, इनके बारे में हम देखते हैं। तो जियोग्राफी को हम देखें तो जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है भाई, जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक इसमें आप देख सकते हो जियो है, क्या है, जियो, और एक इसमें है आपकी ग्राफी। ग्राफी या ग्राफोस शब्दों से मिलकर, ग्रीक व यूनानी शब्दों से मिलकर ये आपका बना है। किन शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक व यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। जियोग्राफी जो शब्द है ग्रीक व यूनानी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक व यूनानी भाषा के शब्द। ये आपका जियो और ये आपका ग्राफी, दो शब्दों से। इसमें जियो का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी। क्या होता है, भूमि या पृथ्वी। इस ग्राफी का अर्थ होता है आपके वर्णन करना। क्या होता है, वर्णन करना, वर्णन करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का क्या करना, पृथ्वी का वर्णन करना। जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन करना। क्या कहलाता है, आपके जियोग्राफी कहलाता है। तो इसमें भाई सबसे पहले जियोग्राफी शब्द है किसने दिया, कौन देने वाले थे इसे, किसके बारे में क्या बताया था, ये शब्द है क्यों दिया गया। तो पहले इस शब्द की बात हम करें तो इस शब्द को सर्वप्रथम देने वाले एक ग्रीक भूगोलवेता थे जिसका नाम है इरेटोसथनीज। कौन है, इरेटोसथनीज। कौन है भाई, इरेटोसथनीज। इसने सर्वप्रथम है आपके इस जियोग्राफी शब्द है इसको सर्वप्रथम क्या दिया था, बताया था भाई जियोग्राफी है, इसलिए इसे भूगोल शब्द का जनक कहते हैं। अब आपको पूछ ले भाई भूगोल शब्द का जनक, भूगोल शब्द का जनक किसे कहते हैं, तो इरेटोसथनीज को। सीधा पूछ ले भूगोल का जनक तो वो अलग होगा आपके, वो इक्कीटीस हो जाएगा। भूगोल शब्द की जनक की बात करें तो ये जनक है, लेकिन किसका, भूगोल शब्द का जनक है। किसका जनक है, भूगोल शब्द का जनक है। अभी लेव असिस्टेंट का पेपर हुआ था ना, उसमें 2022 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि भूगोल शब्द का जनक है कौन है, तो कौन है आपके, इरेटोसथनीज है, वो आपके भूगोल शब्द का जनक हो जाएगा। और इसकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का आपके नाम है जियोग्राफिया। क्या नाम है, जियोग्राफिया। प्रश्न आज जियोग्राफिया निम्न में से किस की पुस्तक है, तो आपके इरेटोसथनीज की पुस्तक है, उसका क्या नाम है, आपके जियोग्राफिया नाम है। क्या नाम है भाई, इरेटोसथनीज की पुस्तक का आपके जियोग्राफिया नाम है। ये हो गया आपके भूगोल शब्द का जनक। अब हम बात करें भूगोल शब्द का जनक तो ये है, लेकिन भूगोल का जनक कौन है फिर। भूगोल के जनक की बात करें, जो सर्वप्रथम भूगोल के बारे में बताने वाला व्यक्ति था, वो है आपके हिक्केटियस। कौन है, हिक्केटियस। हिक्केटियस कौन है भाई, हिक्केटियस। ये तो हो गया जिसने सर्वप्रथम भूगोल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी, लेकिन सर्वप्रथम शब्द किसने दिया था, तो वो शब्द आपका देने वाला कौन है, हिक्केटियस है। कौन है भाई शब्द सर्वप्रथम देने वाला, हिक्केटियस है। उसके बाद अगर हम बात करें भी आधुनिक भूगोल के जनक की, प्रश्न ऐसे ही आएंगे। आधुनिक भूगोल के जनक की अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपके अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। कौन हो जाएगा, अलेक्जेंडर, या सीधा आप हम्बोल्ट भी लिख सकते हो। कौन है भाई, हम्बोल्ट। इस हम्बोल्ट की एक पुस्तक है जिसमें इसने अपने बारे में लिखा था, जिसका नाम है कोसमोस। क्या नाम है, कोसमोस।
इस हमबोल्ट की पुस्तक का नाम है ये। क्या नाम है भी हमबोल्ट की पुस्तक का? कोसमोस नाम है। क्या नाम है? कोसमोस। इसके अलावा हम बात करें, ये तो हो गया भूगोल का थोड़ा सा सामान्य परिचय। अब भूगोल है वो दो शाखाएं में बंटी हुई है। कितनी शाखाओं में बंटी हुई भूगोल? दो शाखाओं में। कौन कौन सी है? नंबर एक आती है आपके भौतिक भूगोल। क्या भाई? भौतिक भूगोल। और नंबर दो पे आपकी मानव भूगोल। मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं इसकी। भौतिक भूगोल का अगर हम बात करें तो भौतिक भूगोल को है हमें 11th क्लास में पढ़ कर आए। वो पूरी की पूरी आपकी जो बुक्स लगती है वो भौतिक भूगोल है। मानव भूगोल का हम किस क्लास में पढ़ते हैं? 12वीं क्लास में हम मानव भूगोल के पूरे 2 किताब लगती है, पूरे चैप्टर का हम अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल में हम बात करें तो भौतिक भूगोल में सर्वाधिक हमारे लेव असिस्टेंट में क्वेश्चन है यहीं से आते हैं। जैसे इसमें हम पढ़ते हैं महासागर, यानी पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका किया जाता है? भौतिक स्वरूप का अध्ययन। भौतिक स्वरूप का, भौतिक स्वरूप में हम जैसे महासागर है, ठीक है, महाद्वीपों का अध्ययन करते हैं। महाद्वीपों का, झीलों का, नदियों का, पर्वतों हैं, पर्वत है, पठार है, यानी जो भौतिक स्वरूप है उनका हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल में अगर हम बात करें, मानव भूगोल में हम पढ़ते हैं जैसे एक तो मानव भूगोल में वही पढ़ेंगे जो भौतिक स्वरूप को मानव के द्वारा क्या कर दिया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। यानी जिस भूगोल में मानव की थोड़ी बहुत भी क्या होती है? क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है मानव के द्वारा, उसे हम मानव भूगोल। जैसे जनसंख्या, जनसंख्या आपके मानव के द्वारा होती है। उसके बाद हम प्राथमिक क्रिया यानी क्रियाकलाप, पांचों क्रियाकलाप आएंगे इसमें, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं संचार, परिवहन, प्रवास। ये सभी हम किस में पढ़ते हैं? मानव भूगोल में पढ़ते हैं। अगर हम देखें कि भौतिक भूगोल है इसकी शाखा है तो इसके कोई तो कोई जनक होंगे ना। तो भौतिक भूगोल के जनक है आपके पोलिडोनियन। कौन है? पोलिडोनियन, भौतिक भूगोल के। और मानव भूगोल के आपके जनक है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल, ये आपके क्या है? मानव भूगोल के जनक है। कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। इसकी पुस्तक का नाम पूछ सकते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट पुस्तक है इसकी एक, जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या नाम है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी इसकी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। क्या नाम है इसकी पुस्तक का? एंथ्रोपोजियोग्राफी। किसकी पुस्तक का नाम है? आपके फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम क्या है भाई? एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या हमारे जियोग्राफी का सामान्य परिचय। आगे हम बात करते हैं इससे आगे की, यानी जिसमें हम पढ़ लेते हैं अक्षांश है, देशांतर है। टॉपिक वाइज चलेंगे। मैं पहले टॉपिक लिखवा देता हूँ हमारे वर्ल्ड जियोग्राफी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। हम उन टॉपिकों के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। टाइम टू टाइम हम डेली क्लास लगाएंगे। ठीक है, इसमें हम देखते हैं भाई, पहले टॉपिक लिखा देता हूँ। ये तो हमारा भूगोल का थोड़ा सा सामान्य परिचय था भाई, भूगोल क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, इसने आपके फ्रेडरिक रेटजेल ने परिभाषा दी थी एक, वो परिभाषा भी पूछी जा सकती है आपसे। इसकी परिभाषा मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसने एक परिभाषा दी थी, उस परिभाषा तो मानव भूगोल मानव व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संबंधों का विशेष ध्यान रखना है कि मानव भूगोल मानव व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या है? अध्ययन है। ये इन शब्दों पर आपको विशेष ध्यान देना है। शब्दों पर क्या देना है? विशेष ध्यान देना है। इसमें हम ये परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। और इस फ्रेडरिक रेटजेल की एक शिष्य थी जिसका नाम था आपके एलन सैंपल। क्या नाम था? एलन सैंपल। इसने बताया था कि मानव और पृथ्वी के बीच
चंचल संबंधों का क्या है, अध्ययन है। चंचल क्रियाशील संबंधों का क्या अध्ययन है, वो आपकी इस फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी जिसने बताया था। ठीक है, ये हो गया हमारा भूगोल का थोड़ा सा सामान्य परिचय। आगे मैं टॉपिक है वो लिखा देता हूँ, भी हम किसकी टॉपिकों पर है वो बात करेंगे। टॉपिक लिख लो आप। टॉपिकों हम बात करें तो हमने पहले तो सामान्य परिचय पढ़ लिया। भूगोल का क्या हो गया, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के बाद हम बात करेंगे भाई अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर के बाद हम पढ़ेंगे महाद्वीपों की उत्पत्ति अर्थात महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उसके बाद हम सीधा पढ़ेंगे महाद्वीप, यानी सातों महाद्वीपों के बाद बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे महासागर। फिर हम पढ़ेंगे सौर मंडल। क्या पढ़ेंगे, सौर मंडल। क्या पढ़ेंगे हम भाई, सीधा हम सौर मंडल पढ़ेंगे। सौर मंडल में हम सूर्य ग्रहण पढ़ेंगे, चंद्र ग्रहण पढ़ेंगे और अन्य सभी ग्रहों की बात करेंगे भी कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, कौन पीला ग्रह है, कौन नीला ग्रह है, कौन हरा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी का आकार में कौन सा नंबर आता है, या सूर्य से कौन से नंबर पर है पृथ्वी, सबसे ज्यादा किस ग्रह का घनत्व, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किन के कारण है वो तारे टिमटिमाते हैं, यानी तारे टिमटिमाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो एक बार इसी सौरमंडल के बारे में पढ़ा रहा था, 11वीं क्लास में लगता है आपके। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने बताया भाई अपवर्तन के कारण है वो आपके तारे टिमटिमाते हैं। तो उसने पूछा सर जी फिर अपवर्तन के कारण आप नहीं टिमटिमा रहे, मैं क्यों नहीं टिमटिमा रहा। तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था उसका। उस समय तो मेरे को नहीं पता चला भाई ये साइंस से रिलेटेड आ गया था क्वेश्चन, क्योंकि साइंस से मैं कभी पाला पढ़ा ही नहीं। साइंस से रिलेटेड आ गया, मैंने बताया भाई बता तो सकता हूँ लेकिन तू मेरे को आज का समय दे, कल मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन के लिए क्या करूंगा, संतुष्ट करूंगा। बच्चा बोला चलो ठीक है सर कल बताना आप फिर। तो मैंने दूसरे दिन देख कर पूछा किसी से, इधर उधर कईयों को फ़ोन किया, ठीक है। और मेरे एक स्कूल टाइम में एक अच्छे से टीचर रहे हैं जियोग्राफी के, उनसे मैंने पूछा तो वो बोले भाई ये तो बहुत हाई क्वेश्चन है, कोचिंगों में नहीं पूछ सकते ये तो उन्होंने भी नहीं बताया। फिर मैंने एक साइंस के टीचर को फ़ोन किया था, उन्होंने बताया, अभी तो वो गवर्नमेंट है, उन्होंने बताया कि आप इसलिए नहीं टिमटिमाते हो क्योंकि आपके जो सामने वाला व्यक्ति है और आप हो, दोनों का माध्यम सेम है। क्या है, यानी दोनों आप दिख रहे हो आमने सामने, तो आपका माध्यम क्या है, सेम है। यानी यहाँ भी व्यक्ति है यहाँ भी व्यक्ति, इन दोनों का माध्यम क्या है, सेम है। सेम माध्यम के कारण आप दोनों खुद को नहीं देख पाते भाई कौन टिमटिमा रहा है कौन नहीं टिमटिमा रहा है। तारों से और हमारा माध्यम क्या होता है, अलग होता है, तभी हम तारों को क्या देख सकते हैं, टिमटिमाता देखते हैं। ठीक है, अगर हमारा दोनों का माध्यम अलग होता ना, फिर हम क्या कर सकते थे, देख सकते थे टिमटिमाते हुए। सर जी फिर बोले सर जी कुछ तो होगा, टिमटिमाते क्यों नहीं दिखते। फिर मैंने बोला भाई तू ऐसे करता है तो मैं बताऊं तेरे को, बीच में तू इस प्रकार कर कि अग्नि प्रज्वलित कर ले, यानी आग जगा ले, फिर तू आग की एक साइड तू हो जाना और एक साइड मैं हो जाऊंगा, फिर देखना थोड़ा मैं आपको हिलता डुलता नजर आऊंगा, एक जगह खड़ा रहूंगा फिर भी आपको हिलता डुलता नजर आऊंगा, थोड़ा बहुत टिमटिमाता नजर आऊंगा, अपवर्तन का कारण ही। ये मतलब क्वेश्चन क्या है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था। मैंने दूसरे दिन बताया था, उसी दिन तो मेरे को नहीं आया, मैंने इधर उधर फोन करके पूछा, तभी मैं क्या है बता पाया था। ठीक है, आगे की बात देखो, सौरमंडल हो, यानी सौरमंडल, सौरमंडल के बाद हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, ज्वार भाटे के बाद हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, उसके बाद इन्हीं महाद्वीपों में आई जाएगी आपकी प्रमुख नहरें हैं, प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख नहरें नदियां, इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आगे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आज अक्षांश व देशांतर के बारे में पढ़ लेते हैं।
अक्षांश हम पढ़ते हैं भी, अक्षांश क्या होता है, अक्षांश। तो अक्षांशों की अगर हम बात करें तो ये मान लो पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर पूर्व से पश्चिम में खींची गई, पूर्व से पश्चिम में खींची गई, यानी मैं परिभाषा लिख रहा हूं, पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से, पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई पूर्व से पश्चिम की रेखाएं, काल्पनिक रूप से खींची गई, इस भी को पता है, जो पूर्व से पश्चिम के अंदर खींची गई है। ठीक है, अब यहां देखें तो ये 0 डिग्री है, इसको आप कहते हैं, सभी जानते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री से ऊपर की हम बात करें 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा, और ये आपका 90 डिग्री पर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। इस प्रकार हो जाएगी 23.5 डिग्री मकर रेखा, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक, और ये हो जाएगा आपके 90 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव। यानी पूर्व से पश्चिम खींची गई है, लेकिन उत्तर और दक्षिण की दिशा बताती है, उत्तर व दक्षिण की दिशा बताती है, उत्तर व दक्षिण की क्या बताती है, स्थिति बताती है। पूर्व से पश्चिम में खींची तो गई है, लेकिन स्थिति किसकी बता रही है, उत्तर और दक्षिण की। ये यहां पर देखो, ये दिशा उत्तर होगी, ये दिशा दक्षिण होगी, यानी ये स्थिति और ये स्थिति किसकी बता रही है, उत्तर और दक्षिण की, लेकिन खींची किस प्रकार गई है, पूर्व और पश्चिम से खींची गई है। ठीक है, आगे की हम देखें तो एक अकेली जो अक्षांश रेखा होती है, एक अकेली अक्षांश रेखा, एक अकेली जो अक्षांश रेखा होती है, वो जलवायु का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है, जलवायु का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है भाई, जलवायु का। यानी अब इधर देखो आप, 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से यहां तक 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, तो टोटल अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें, यानी टोटल हम देखें भाई अक्षांश रेखाएं कितनी है, कितने अक्षांश या वर्त है, कितने टोटल क्या है भैया आपके अक्षांश है। उन अक्षांशों की अगर हम बात करें भाई, टोटल अक्षांश है, किस प्रकार जलवायु का निर्धारण करते हैं, कैसे ये बने हैं, उन अक्षांशों की अगर हम बात करें तो पहले तो हम ये देखते हैं भाई टोटल अक्षांश है कितने। अक्षांश, उसके बाद अक्षांश ये रेखाएं, अक्षांश रेखा और अक्षांश वर्त, और क्या हो गया आपके अक्षांश वर्त, इनकी हम बात करते हैं। इसमें हम देखो, अगर हम देखें भाई अक्षांशों के बारे में, क्या देखें अक्षांश, अब ये देखो 90 ऊपर हो गए, ये टोटल यहां तक 0 डिग्री तक हो गए 90, और 90 ये आपके इधर हो गए, और एक प्लस में आपके हो गया 0 डिग्री। 90 और 90 कितनी हो गई, 180, और एक 0 डिग्री वाले साथ में, अगर टोटल अक्षांश पूछे तो आपको 181 होंगे। कितने होंगे, 181 अक्षांश होंगे। अब इसने बोला भी अक्षांश रेखा, किसकी बात हो रही है, अक्षांश रेखा की बात हो रही है। अक्षांश रेखा को अगर हम देखें तो अक्षांश रेखा न तो ये है न ये है। अब देखो 90 ऊपर और 2 ये कम हो गए, 181 थे, 181 में एक ये कम हो गया, एक टोटल कितने रह गए, 179। यानी अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 179 यानी 179 अक्षांश रेखा कितनी है। अब देखो वर्त इस प्रकार पूरी गोला से बनेगा, आपको पता है पृथ्वी गोली है। अब ये मान लो एक पूरी गोलार्ध है, इसके ऐसे हम पूरी लाइन खींचे तो 4 और आएगी। अब ये वर्त की बात कर रहा है, वर्त कोई रेखा थोड़ी थी, वर्त तो पूरा क्या होगा, गोला होगा। यानी वर्त की बात करें, अब देखो हम वर्त की बात करें तो इस पर एक रेखा है पूरी की पूरी। हमने देखा भी ये 181 होती है, हमने इन दोनों को साथ में जोड़ा था। अब की बार क्या होगा, ये बीच वाली नहीं होगी, ये पूरे के पूरे आएंगे वर्त सहित, यानी ये होंगे आपके टोटल 180। कितने हो जाएंगे, 181। अक्षांश 181, अक्षांश रेखा 179, अक्षांश वर्त कितने हैं, तो वो आपके 180 है। क्या है भाई, 180। अब हम देखें भी अक्षांश रेखाओं की लंबाई टॉपिक है हमारा।
अक्षांश रेखाओं की लंबाई। यानी भूमध्य रेखा की बात करें, ये रेखा है, इसकी सर्वाधिक, अब आपको पता है अक्षांश रेखा की सर्वाधिक लंबाई है वो भूमध्य रेखा के पास होती है। किसके पास होती है? भूमध्य रेखा के क्या होती है? पास होती है। वैसे तो सारी क्या होती है? समान ही होती है, लेकिन ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी लंबाई क्या घटती जाती है। ये देखो सर्वाधिक लंबी है, लेकिन ऊपर चलेंगे तो क्या होती जाएगी? घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। यहां पे जाएंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगी? डाउन, कम हो जाएगी। यानी अब इसकी सर्वाधिक लंबाई है, तो इसकी लंबाई है कितनी? यानी भूमध्य रेखा की लंबाई की बात करें तो 12,756 किलोमीटर है। कितनी है? 12,756 किलोमीटर भूमध्य रेखा की क्या है? लंबाई है। टोटल इसका व्यास बता सकते हैं हम कितना है? 12,756 किलोमीटर। ठीक है, या और ध्रुवों पर जाने पर इसकी क्या है? लंबाई है वो घटती जाती है। अब हम बात करें बीच की दूरी की, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। बीच की दूरी, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें, ये दूरी है, मानते हैं हम, ठीक है, लेकिन 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस प्रकार 23.5 डिग्री तक चलते हैं ना, 23.5 डिग्री पर तब कर्क रेखा आती है। लेकिन रेखा तो उससे पहले भी है ना, 0 डिग्री से 1 डिग्री तो रेखा तो है। यानी 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री तक बीच की दूरी होगी ना, वो कितनी होगी? उसे कहते हैं बीच की दूरी। और वो होती है आपसे 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और उस बीच की दूरी को आपका कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध। तभी तो कहते हैं भी भारत किस कटिबंध में है, कि उपोष्ण कटिबंध में, वो हम आगे बातें करेंगे। यानी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आपके कटिबंध। और कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ये होगी बीच की दूरी। यानी ये हमारे हो गया अक्षांश टोटल। हमने देख लिया अक्षांश क्या होता है, कितने अक्षांश होते हैं, कितने अक्षांश रेखाएं होती है, कितने अक्षांश वर्त होते हैं। यानी लंबाई कितनी है? 12,756 है। ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाई घटती जाती है, और बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। ये दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? अब यहां पे आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो नॉर्थ पोल की आपका निर्धारण है वो किस प्रकार किया गया? तो नॉर्थ पोल का निर्धारण है, आप सभी को पता हो, तो इसके ऊपर जस्ट ऊपर चले हम पृथ्वी से एकदम जस्ट, तो आपका कौन सा तारा आता है? ध्रुव तारा। यानी नॉर्थ पोल का निर्धारण है वो ध्रुव तारे के समांतर 90 डिग्री का कोण बनाकर, ध्रुव तारे के समांतर 90 डिग्री का क्या बनाया गया? कोण। और जहां पर ध्रुव तारे के समांतर 90 डिग्री का कोण बनता है उसे हमने क्या कह दिया? ध्रुव तारा। क्या कह दिया हमने? ध्रुव तारा। यानी ध्रुव तारे को निर्धारित कर माना गया था इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का, ठीक है, जिसे हमने ध्रुव तारे के समान है, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया हमने? उत्तरी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव की बात करें, दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो इसका निर्धारण किस प्रकार किया? तो इसका निर्धारण ध्रुव तारे को मानना तो हमने उत्तरी ध्रुव कर दिया, और दक्षिणी ध्रुव का आपके नॉर्थ स्टार, सॉरी सर्दन स्टार, सर्दन तारे कह सकते हैं, सर्दन स्टार, सर्दन स्टार के समांतर 90 डिग्री का कोण बना जहां पर, उसे हमने क्या कह दिया? दक्षिणी ध्रुव। यानी पृथ्वी जहां पर सर्दन स्टार या सर्दन तारे के साथ 90 डिग्री का जहां पर कोण बनाएगी, मान लो यहां पे सर्दन तारे, अब यहां से यहां तक अगर 90 डिग्री का कोण बना रही है ना, तो वहां पर हमने किसका निर्धारण कर दिया? आपके दक्षिणी ध्रुव का है वो निर्धारण कर दिया। ये हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं। हमने पहले जियोग्राफी के बारे में पढ़ा, फिर हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा। मैंने सिलेबस लिखा दिया है, वर्ल्ड जियोग्राफी में उतना सिलेबस पढ़ेंगे। जैसे ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी के बारे में, फिर हम राजस्थान में चलेंगे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ लिया अक्षांश, और उसके पहले हमने पढ़ा भाई थोड़ा पर जियोग्राफी के बारे में हमने पढ़ा है। तो कल हम पढ़ेंगे देशांतर। देशांतर के हम देखेंगे भी किस प्रकार है देशांतरों का निर्धारण होता है। तो एक अकेली जो देशांतर रेखा होती है वो आपके किसका निर्धारण करती है? समय का। कल हम पढ़ेंगे समय के बारे में। समय भी दो प्रकार का होता है, एक स्थानीय समय, एक ग्रीनविच जीएमटी वाला हम पढ़ेंगे, पूरे का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज हमारे लिए इतना ही, धन्यवाद।